कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ बेहद खतरनाक अपराधियों को एक समुद्री जहाज के जरिए उनके देश वापस ले जाने की तैयारी चल रही थी। उनमें पार्क नाम का एक अपराधी सबसे ज्यादा खतरनाक था। उसने 30 से अधिक महिलाओं की हत्या की थी और उसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। जल्द ही वह ऑफिसर ली के साथ बदतमीजी करने लगा, जिस पर गुस्से में आकर ली ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। वहीं दूसरी ओर पुलिस हेडक्वार्टर में ऑफिसर डेविड सभी अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां समझा रहा था। इसके बाद सभी अपराधियों को अलग अलग सेल में भेज दिया गया, जहां हर अपराधी पर नजर रखने के लिए एक एक गार्ड तैनात था। फिर ली ने सभी कैदियों को जहाज के नियम और कानून बताए, लेकिन अधिकांश अपराधियों ने इसका विरोध किया। हालांकि टॉम नाम का एक अपराधी पूरे समय बिल्कुल शांत रहा। इसके अलावा जहाज पर कई महिला अपराधी भी मौजूद थीं, जो बेहद चालाक और खतरनाक थीं। उनमें से एक का नाम जेनी था, जिस पर अपने पति और उसके माता पिता की हत्या का आरोप था। इन महिलाओं की निगरानी की जिम्मेदारी ऑफिसर मैरी और डॉक्टर मैक्स को सौंपी गई थी। इतने खतरनाक अपराधियों को लंबी दूरी तक ले जाने के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की आशंका थी, इसलिए डॉक्टर मैक्स को भी इस मिशन का हिस्सा बनाया गया था। वहीं एला नाम की एक नर्स भी जहाज पर मौजूद थी। जब सभी लोग अपना सामान व्यवस्थित कर रहे थे, तभी डॉक्टर मैक्स ने चुपके से दवाइयों के बॉक्स से एक इंजेक्शन चुरा लिया। दूसरी ओर किचन में रसोइयों का एक समूह मिलकर खाना तैयार कर रहा था। उसी समय डॉक्टर मैक्स चोरी किया हुआ इंजेक्शन लेकर इंजन रूम में पहुंचा। तब यह खुलासा हुआ कि उसे जहाज पर मौजूद सबसे खूंखार अपराधी अल्फा को यह इंजेक्शन देने का गुप्त मिशन सौंपा गया था। इस इंजेक्शन का उद्देश्य पूरे सफर के दौरान अल्फा को बेहोश रखना था, लेकिन अल्फा को जहाज में कहाँ रखा गया था, यह बात पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे ऑफिसर डेविड के अलावा कोई नहीं जानता था। उधर डेविड कुछ बेहद गोपनीय दस्तावेजों की जांच कर रहा था, तो उसे पता चला कि अल्फा पहले मिलिट्री में हुआ करता था। खैर, रात के समय शातिर पार्क ने अपनी जीभ में छुपाई हुई तार निकाली और उसकी मदद से अपनी हथकड़ी खोल ली। फिर उसने यह तार दूसरे कैदी को दे दी ताकि वह भी आजाद हो सके। तभी अचानक यह खुलासा होता है कि किचन में जो रसोइये मौजूद थे, वे कोई और नहीं बल्कि पार्क के ही चेले थे, जिन्होंने असली रसोइयों को मारकर उनकी जगह शिप में घुसपैठ की थी। वहीं जब एक पुलिसवाला पार्क की सेल की जांच करने आया, तो पार्क और उसके साथी ने मिलकर उसकी जान ले ली और उसकी लाश को फ्रीजर में छुपा दिया। इसके बाद पार्क के गुंडों ने कंट्रोल रूम में जाकर वहां मौजूद पुलिस वालों को भी मौत के घाट उतार दिया और सारी नेटवर्क की तारें काट डाली, ताकि ऑफिसर ली पुलिस हेडक्वार्टर से संपर्क न कर सके। खैर, जल्द ही ऑफिसर ली को शिप में हो रही गड़बड़ी के बारे में पता चल गया, तो उसने अपनी टीम को तुरंत इकट्ठा किया, जिसमें मैरी भी शामिल थी। लेकिन जब वे कंट्रोल रूम में पहुंचे, तो पार्क के गुंडों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। जल्द ही वहां जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई, मगर ऑफिसर ली और मैरी ने मिलकर पार्क के सभी गुंडों को खत्म कर दिया। तभी मैरी को एक क्रू मेंबर दिखाई दिया, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मैरी ने उससे पूछा कि इमरजेंसी में पुलिस हेडक्वार्टर तक खबर कैसे पहुंचाई जा सकती है, तो उस आदमी ने बताया कि वे इंजन रूम में मौजूद सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि पार्क ने बाकी सभी क्रिमिनल्स को भी रिहा कर दिया था, मगर टॉम ने उसे समझाया कि शिप को हाईजैक करने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि उसकी गलती की वजह से सब के सब बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन पार्क ने उसकी एक न सुनी और सभी पुलिस वालों को मारकर शिप पर कब्जा करने का फैसला कर लिया। उधर हम देखते हैं कि डॉक्टर मैक्स ने खुद को नर्स एला के साथ एक कमरे में बंद कर लिया था, क्योंकि वह पार्क के हाथों मरना नहीं चाहते थे। इधर जब पार्क इंजन रूम तक पहुंचा, तो उसने जियान नाम के एक क्रिमिनल को पुलिस वालों की लाशें फ्रीजर में डालते हुए देखा, मगर वे यह नहीं जानते थे कि इंजन रूम की पाइपों में लीकेज था, जहां से खून की बूंदें टपकते हुए सीधे अल्फा के चेहरे पर गिरने लगीं। अचानक उसकी आंख खुल गई और वह खुद को आजाद करने की कोशिश करने लगा। उधर ऑफिसर ली और उसकी टीम क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए उनकी सेल्स तक पहुंची, तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनके कई ऑफिसर मारे जा चुके थे और सभी क्रिमिनल्स फरार हो चुके थे। अब ली समझ गया था कि पार्क और उसके गुंडे इंजन रूम में मौजूद सैटेलाइट फोन को भी तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए वह अपनी टीम के साथ तुरंत इंजन रूम की ओर भागा। वही पार्क इंजन रूम में पहुंचकर सैटेलाइट फोन को तोड़ने में जुटा हुआ था। इसके बाद उसने एक एक करके वहां मौजूद क्रू मेंबर्स की जान लेनी शुरू कर दी। जब वह आखिरी क्रू मेंबर को मारने ही वाला था, तभी ऑफिसर ली और उसकी टीम वहां पहुंच गई और उसके बाद भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। दूसरी ओर सबसे खूंखार क्रिमिनल अल्फा अब आजाद हो चुका था और वह भी इंजन रूम तक पहुंचा। अल्फा अंधा था, लेकिन वह चीजों की गर्मी को महसूस कर सकता था।
साथ ही उसकी सूंघने की शक्ति बेहद तेज थी और वह आम इंसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला था। जैसे ही पार्क ने अल्फा को देखा, उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन अल्फा ने तुरंत उसे पकड़ लिया। इसके बाद उसने पार्क की आंखों के सामने ही उसके गुंडों को मौत के घाट उतार दिया। फिर वह पार्क की तरफ मुड़ा और एक ही झटके में उसका भी अंत कर दिया। यह सब देखकर बाकी बचे हुए लोग तुरंत वहां से भाग निकले। हालांकि वे इतनी आसानी से नहीं बच सकते थे, इसलिए टॉम अल्फा का ध्यान भटकाने में लग गया ताकि बाकी सभी लोग सुरक्षित निकल सके। आखिरकार वे सब एक छोटे से दरवाजे से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। उन्होंने अल्फा के आने से पहले ही दरवाजा बंद कर दिया। वहीं पुलिस हेडक्वार्टर में ऑफिसर डेविड सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर शिप पर क्या हो रहा है। जब उसे पता चला कि सभी क्रिमिनल्स फरार हो चुके हैं, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसे डायरेक्टर नाम के एक व्यक्ति का कॉल आया, जिसने उसे शिप पर हुई पूरी घटना के बारे में बताया। इसी दौरान हम देखते हैं कि उस आदमी के सीने पर एक अजीब सा नंबर बना हुआ था और बिल्कुल ऐसा ही नंबर अल्फा के शरीर पर भी मौजूद था। उधर शिप पर बचे हुए 2 क्रू मेंबर्स लाइफ बोट की मदद से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अल्फा वहां पहुंच गया और उसने उन दोनों को मार डाला। नर्स एला यह सब खिड़की से देख रही थी। तभी अल्फा को उसकी मौजूदगी का भी एहसास हो गया और उसने एला की भी जान ले ली। जब डॉक्टर मैक्स ने यह देखा, तो वह डर के मारे केबिन से भाग निकला, जहां उसे ऑफिसर ली और उसके कुछ साथी मिल गए। जब ऑफिसर ली ने उससे सख्ती से पूछताछ की, तो डॉक्टर मैक्स ने कबूल कर लिया कि उसे अल्फा को नींद का इंजेक्शन देने के लिए पैसे दिए गए थे, लेकिन वह यह बिल्कुल नहीं जानता था कि अल्फा जाग कैसे गया। इसके बाद ली ने मैरी और बाकी लोगों को किसी सुरक्षित जगह पर छिप जाने को कहा और खुद बचे हुए लोगों को ढूंढने निकल पड़ा। दूसरी तरफ क्रिमिनल जियान घूमते घूमते जेनी के कमरे में पहुंच गया। उसने वहां मौजूद गार्ड को मारकर जेनी और बाकी कैदियों को आजाद कर दिया। मगर कुछ ही पलों बाद अल्फा वहां भी आ पहुंचा और उन पर हमला कर दिया। जैसे तैसे वे सभी अपनी जान बचाकर एक लिफ्ट में घुस गए। तभी अल्फा भी उनके पीछे दौड़ा और लिफ्ट के ऊपर चढ़ गया। इधर ऑफिसर ली ने जब यह सब देखा, तो वह कैदियों को अल्फा के आतंक से बचाने के लिए उनकी ओर दौड़ा, लेकिन तभी अचानक लिफ्ट सीधे नीचे जा गिरी, जिसके नीचे दबकर जियान की मौत हो गई। तब ऑफिसर ली को लगा कि अल्फा भी मर गया होगा, लेकिन वह किसी तरह बच निकला था। खैर, इसके बाद ऑफिसर ली ने तुरंत जेनी को फ्रीजर में छुपा दिया और खुद अल्फा का सामना करने लगा। उसने जैसे तैसे अल्फा का एक हाथ तोड़ दिया, लेकिन फिर भी वह उसकी ताकत के सामने टिक नहीं सका और मारा गया। इसके बाद अल्फा फ्रीजर के अंदर घुसा तो जेनी घबराकर नीचे लेट गई और मरने का नाटक करने लगी। खुशकिस्मती से फ्रीजर की ठंडक की वजह से अल्फा को उसके जिंदा होने का पता नहीं चला और वह चुपचाप वहां से बाहर चला गया। वहीं दूसरी ओर टॉम और बाकी लोग उस कमरे में पहुंचे जहां अल्फा को कैद करके रखा गया था। वहां उन्हें अल्फा से जुड़े कुछ दस्तावेज मिले, जिनसे पता चला कि उसकी उम्र बेहद ज्यादा है। सही मायनों में तो उसे अब तक जिंदा ही नहीं होना चाहिए था। असल में वह साल 1943 के दूसरे विश्व युद्ध का एक सैनिक था। युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों ने उसे पकड़कर बंदी बना लिया था, जिसके बाद उस पर तरह तरह के प्रयोग किए गए। दरअसल वे युद्ध के लिए सुपरह्यूमन सैनिकों की एक फौज तैयार करना चाहते थे। फिर डॉक्टर मैक्स ने थोड़ी और छानबीन की तो पता चला कि अल्फा के अंदर कई असाधारण शक्तियां मौजूद हैं। वह एक आम इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर और तेज था, और सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह कभी बूढ़ा नहीं होता। इसके बाद हमें साल 1943 की कहानी दिखाई जाती है, जहां जापानी वैज्ञानिक अपने सुपरह्यूमन प्रयोग की सफलता का जश्न मना रहे थे। लेकिन तभी अचानक अल्फा उठ खड़ा हुआ और उसने वहां मौजूद सभी लोगों को मार डाला। इधर पुलिस हेडक्वार्टर से ऑफिसर डेविड एक स्पेशल टीम के साथ शिप की ओर रवाना हो गया। इस टीम के सदस्यों ने एक खास तरह का इंजेक्शन लिया था ताकि वे अल्फा की शक्तियों का मुकाबला कर सकें। शिप पर पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात जेनी से हुई। जेनी ने उनसे मदद की गुहार लगाई, लेकिन डेविड का मकसद केवल अल्फा को खत्म करना था, किसी और की जान बचाना नहीं। इसी वजह से उसने जेनी को गोली मार दी। इसके बाद उसने टॉम के साथियों को भी मार डाला और फिर उसका सामना टॉम से हुआ। तभी पता चलता है कि डेविड और टॉम एक दूसरे को पहले से जानते थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि टॉम की छाती पर भी बिल्कुल वैसा ही नंबर बना हुआ था जैसा अल्फा के शरीर पर था। फिर हमें पता चलता है कि कई साल पहले डेविड के संगठन ने बहुत सारे लोगों का अपहरण करके उन पर जबरदस्ती प्रयोग किए थे। हालांकि उनके ज्यादातर प्रयोग असफल रहे,
लेकिन उनमें से केवल एक व्यक्ति जिंदा बच पाया था और वह था टॉम। इसका मतलब था कि उस पर किया गया प्रयोग सफल हो गया था। लेकिन टॉम किसी तरह डेविड के चंगुल से बच निकला और उसने एक नई जिंदगी शुरू कर दी। कुछ समय बाद उसने शादी की और उसका एक प्यारा सा बेटा भी हुआ। मगर जल्द ही डेविड को पता चल गया कि टॉम अभी जिंदा है और वह उसके पीछे पड़ गया। एक दिन डेविड टॉम के घर में घुस आया और उसकी पत्नी की हत्या कर दी। इस घटना ने टॉम को अंदर तक तोड़ दिया और वह अपना भेष बदलकर एक अपराधी बन गया ताकि सही मौका मिलने पर डेविड से बदला ले सके। खैर, तभी अचानक अल्फा वहां पहुंच गया और उसने डेविड और टॉम दोनों पर हमला कर दिया। तब डेविड ने एक खास इंजेक्शन लिया जिससे उसकी शक्तियां बढ़ गईं और वह अल्फा का मुकाबला करने में सक्षम हो गया। कड़ी लड़ाई के बाद उसने अल्फा को हरा दिया और फिर टॉम के सामने आ खड़ा हुआ। डेविड ने हंसते हुए टॉम को याद दिलाया कि उसने उसके छोटे से बच्चे को भी नहीं छोड़ा था। यह सुनकर टॉम का गुस्सा फूट पड़ा। उसने डेविड पर हमला किया, उसे समुद्र में धक्का दे दिया और खुद भी उसके पीछे कूद गया। अगले दिन हमें डायरेक्टर नाम का एक व्यक्ति दिखाई देता है जो एक सुनसान द्वीप पर डेविड के पुराने प्रयोगों को आगे बढ़ा रहा था। वहीं एक बच्चे को भी दिखाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि टॉम का बेटा था। तब खुलासा होता है कि डेविड ने उसे मारा नहीं था क्योंकि उसके अंदर भी टॉम की तरह विशेष शक्तियां मौजूद थीं। वह बच्चे को अपने साथ ले जाकर डायरेक्टर के हवाले कर चुका था। इसके बाद यह रहस्य भी सामने आता है कि डायरेक्टर उसी 1943 वाले जापानी प्रयोग का हिस्सा था जिसमें अल्फा भी शामिल था। उन प्रयोगों के कारण अल्फा और डायरेक्टर दोनों को असाधारण शक्तियां मिल गई थीं। अब डायरेक्टर का लक्ष्य ऐसे ही प्रयोगों के जरिए बच्चों को सुपर ह्यूमन बनाकर एक नई दुनिया का निर्माण करना था। उधर समुद्र में कूदने के बाद टॉम जिंदा बच गया और किसी तरह किनारे तक पहुंच गया।